हेलो एवरीवन, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फैक्टर्स तक किया था। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टॉपिक। सो फैक्टर्स हमने पढ़ लिए थे अच्छे से, तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है। In the First World War, 24 nations supported the Allied nation and the 4 nations supported the Axis nation. Initially, Germany made noteworthy victories in Europe. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 24 नेशन ऐसे थे जिन्होंने अलाइड नेशन सपोर्ट किया था और 4 नेशन ने एक्सिस नेशन। और स्टार्टिंग में जर्मनी ने ऐसे नॉट वर्दी विक्ट्रीज यूरोप में की थी। इन रूइन द फ्रेंच आर्मी इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर्स एंड डिस्ट्रॉय द शिप ऑफ द अलाइड नेशन। बहुत सी सबमरीन वॉर्स हुए और उसमें अलाइड नेशन के बहुत से शिप थे वो डिस्ट्रॉय हुए थे वो फाइट में। मैनी सोल्जर एंड सिविलियंस डेड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। बहुत से सारे सोल्जर्स और सिविलियंस थे, उनकी डेथ हो गई थी उनकी वजह से ड्यू टू टैंक एंड पॉइजनस गैस। इन 1917 द रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। 1970 में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। सो रशिया विड्रॉ फ्रॉम द वॉर। Germany was very strong at this time. It managed to drown an American steamer, Lusitania, in which 147 American soldiers died. 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन का टाइमिंग था, सो दैट्स वाई रशिया ने वॉर में से विड्रॉ कर लिया और जर्मनी एट दैट टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने अमेरिका की एक स्टीमर थी उनको संक कर दिया, उसमें मीन्स डुबो दिया, जिसमें 147 अमेरिकन सोल्जर की डेथ हो गई। कंसिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइन द अलाइड नेशन फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917 और अमेरिका ने अलाइड नेशन ज्वाइन किया। विथ दैट कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियाम ज्वाइन द अलाइड नेशन। Thus the allied nation became stronger. German army could not withstand the American troops. The whole position of the war changed. बहुत से ऐसे जो नेशन थे उन्होंने अलाइड नेशन ज्वाइन की और उनकी वजह से अलाइड नेशन है वो स्ट्रॉन्ग बन गई और अब पूरी वॉर की जो पोजीशन थी वो टोटली चेंज हो गई। बल्गेरिया इन सितंबर 1980, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 ज्वाइन द अलाइड नेशन। कौन से कंट्री ने कौन से टाइम में कौन से ईयर में अलाइड नेशन ज्वाइन की वो आपको डेट वाइज याद रखना है। द जर्मन लीडर केजर abdicated his position and run away. Germans surrendered to Allied nation on 11 November and signed ceasefire treaty and the war came to the end. जर्मन के जो लीडर थे केजर, उन्होंने वो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन थी, पोजीशन थी, तो वो वहाँ से भाग गया और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया 11 नवंबर को और वहाँ पे जो ये वॉर था उनका एंड हुआ। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इफेक्ट क्या थी? पहले हमने देखा था फैक्टर्स कौन कौन से थे, तो टोटल 6 फैक्टर्स थे जिसमें इकोनॉमिक थे, रोल ऑफ न्यूज़पेपर था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ग्रुपिज़म वगैरह भी उसमें था। फिर हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसमें कितने नेशन थे, वो कौन सी कितने नेशन सपोर्ट हुए अलाइड नेशन में और हाउ मैनी सपोर्टेड टू एक्सिस नेशन वे वो हमने देखा। फिर जर्मनी का देखा, थोड़े रशियन रिवॉल्यूशन देखा, फिर जर्मनी ने कैसे सरेंडर कर लिया, कौन से ईयर में कौन सा कंट्री था, उन्होंने अलाइड नेशन में कब ज्वाइन हुए, वो सब हमने देखा। अब हम सीख रहे हैं अब हम करेंगे इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इमीडिएट इफेक्ट्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट इफेक्ट कौन सी थी? तो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटीरियल। मीन्स जो भी मटेरियल था उनको भी बहुत नुकसान हुआ था, उनका भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, और मैन मीन्स पीपल का भी। अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टू पार्ट इन द वॉर। अप्रोक्सीमेट 6.5 करोड़ पीपल थे जिन्होंने वॉर में पार्ट लिया था। एटलीस्ट 1 करोड़ डेड, 2 करोड़ वर इंजर एंड 70 lakhs वर एंड परमानेंटली हैंडीकैप्ड। उसमें से 1 करोड़ की डेथ हो गई थी, 2 करोड़ जितने इंजर हुए थे और 70 lakhs परमानेंटली हैंडीकैप्ड। मोर नंबर्स ऑफ पीपल डेड बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग्स एंड एपिडेमिक्स दैट ब्रोक आउट आफ्टर दी वॉर। और मोस्ट ऑफ द पीपल की डेथ हुई थी ड्यू टू स्टार्वेशन। द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्विट
हाई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ था. देन सोशल चेंज. ड्यूरिंग द वॉर, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द मैन all of nation were on the war front, women shouldered the responsibility of the family and occupation. ड्यूरिंग द वो मोस्ट ऑफ द मैन थे, मेजोरिटी वो वॉर में थे. दैट्स वाई जो वीमेन थी घर की, उन्होंने पूरी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उठानी पड़ी थी. ऑक्यूपेशन वाइज रिस्पॉन्स, फैमिली का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर पे थी. दे स्टेप आउट ऑफ द होम्स एंड सक्सेसफुली टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड. उनकी वजह से वो अलग अलग प्रोफेशन में काम करने लगे और उसमें भी उन्हें अच्छी सी सक्सेस मिली. द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द बीइंग इक्विवेलेंट टू द मैन एनहांस. Consequently, the demand for the woman to exercise their franchises was raised. और साथों साथ उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और वो एक मैन के इक्विवेलेंट हो गई. ड्यूरिंग द वॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैड reduced. So problems like scarcity, unemployment, starvation, strike, lockouts, etc. raised their heads. वॉर की वजह से मीन्स ड्यूरिंग दैट टाइम प्रोडक्शन जो थे बेसिक नेसेसिटी जो थी थिंग्स, उनका प्रोडक्शन वो रिड्यूस हो चुका था. दैट्स वाई स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स थी वो खड़ी हो गई. पीपल सफ़र अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पैथेटिक. पीपल लोग बहुत बहुत उनको सफ़र करना पड़ा और चिल्ड्रन की कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई. मीन्स पैथेटिक मीन हम उनको बोल सकते हैं कि जैसे दया के लायक हो गई. देन थर्ड वन इज़ द ट्रीटी ऑफ वर्सालिसी. ट्रीटी ऑफ वर्सालिसी क्या है? जो एक साइन करके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, जो हम बोलते हैं कि भाई नहीं इसमें हमने साइन किया और हम कंसेंट देते हो, हम एग्री है कि हम आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ द जर्मनी इन फ्रंट ऑफ द अलाइड नेशन ब्रॉट एन एंड टू द वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में अनकंडीशनल सरेंडर किया था जर्मनी ने अलाइड नेशन को इनके सामने, तो वॉर का एंड आया था. देन द अलाइड नेशन अंडरटुक द पीस प्रोसेस इन पेरिस इन विच सम 58 कमीशन वे फॉर्म एंड 145 सेशन वे ऑर्गेनाइज. फिर अलाइड नेशन ने क्या किया कि भाई पीस प्रोसेस, शांति लाने की ट्राई की पेरिस में, और उसमें 58 कमीशंस फॉर्म हुए और 145 तो सेशन लिए गए, मीन्स ऑर्गेनाइज हुए. द अग्रीमेंट मेड विद द जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस वॉज मेड इन द मिरर पैलेस एट वर्सालिसी. कहाँ पे वो एग्रीमेंट हुआ था? तो कि मिरर पैलेस एट वर्सालिसी. दस इट कैम टू नॉन एज वर्सालिसिस ट्रीटी. इसीलिए उनको जाना जाता है वर्सालिसिस ट्रीटी. ये आप अंडरलाइन करें कि ये क्यों जाना जा सकता है वर्सालिसिस ट्रीटी. तो आपको लिखना है कि वो जो एग्रीमेंट हुआ था जर्मनी के साथ पेरिस पीस प्रोसेस का, वो मिरर पैलेस एट वर्सालिसिस में हुआ था. उनकी वजह से मीन्स दैट्स वाई इट कैम टू बी नॉन एज द वर्सालिसिस ट्रीटी. देयर वर 4 प्रोविजंस इन द ट्रीटी ऑफ वर्सालिसी. मेन 4 प्रोविजन थी. फर्स्ट, रिलीजन अरेंजमेंट रीजनल अरेंजमेंट होना चाहिए. सेकेंड वन था कि ट्रूप्स एंड डिसआर्मेंट में रिडक्शन होना चाहिए. फिर था अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन. एंड फोर्थ वन थे अदर प्रोविजंस. उसमें कई सारी इन लोगों ने कवर कर ली थी. द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेनिको एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑरलैंडो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी. ये जो हमने नाम किए, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच प्रेसिडेंट, इटालियन प्रेसिडेंट, उन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वो ट्रीटी में. जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर. A war fine of 6.5 billion pound was imposed on Germany. जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया वॉर के लिए और उनको 6.5 बिलियन पाउंड थी वो पे करने आए, अ काइंड ऑफ फाइन. It had to give away a Ruhr region to France. Its Rhine River had to be open for international sea route. जो Rhine River थी वो इंटरनेशनल सी रूट के लिए ओपन हुई. द Rhineland region on French border was disallowed from being a fortress as well as this mineral rich region was given away to France for 15 years. Most of the German organization were confiscated. Alaska and Lorraine were to be returned to France. Besides this, Germany was to give to France and other allied nations a large quantity of coal and iron annually as the benefit of
war. German was made to sign these terms and conditions on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness and desperation amongst the German. Consequently, the German economy failed miserably. फिर क्या हुआ कि जर्मन के मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनाइज थे वेर कॉन्फिस्केटेड एंड अलास्का और लॉरेंट थे वो फ्रांस को रिटर्न कर दिए. और बिसाइड दिस, और दूसरी तरह जर्मनी ने फ्रांस और उनके जो अदर अलाइड नेशन थे उनको लार्ज क्वांटिटी में कॉल, आयरन वगैरह थे वो प्रोवाइड किया. और जर्मनी के पास जर्मनी को फोर्सफुली साइन करना ही पड़ा. ड्यू टू दैट रीज़न जर्मनी के जो लोग थे, उनके जो पीपल्स थे, उसमें एक बिटरनेस और डिस्पेरेशन आ गई. और अल्टीमेटली जर्मन की जो इकोनॉमी थी वो टोटली फेल हो गई. Now the fourth point, long-term effect. There was a feeling of revenge in signing the treaty with the nation that were defeated in the war. Peace could not be established with the treaty. Treaty के साथ साथ peace established नहीं हुई थी. Socialist Russia was not given a place in the League of Nations. America did not join the League of Nations. That's why it can be said that the reason for the Second World War in the peace process of the First World War itself. ये जो साइन ट्रीटी की थी, उनके जो रिवेंज की फीलिंग वगैरह थी जो अदर नेशंस के साथ, कंट्री के साथ, उसमें वॉर तो जो हार गई, बट एक्चुअली में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड आया पड़े, जो पीस एस्टेब्लिश होनी चाहिए वो नहीं हुई थी. और जो सोशलिस्ट रशिया थे उन्होंने लीग ऑफ नेशन में प्लेस भी नहीं दी. सो अमेरिका लीग ऑफ नेशन ज्वाइन अमेरिका ने नहीं किया. दैट्स वाइट हम ये कह सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही पीस ऑफ प्रोसेस थ्रू हो गया था. सो हमने यहाँ पे 4 ऑफ इफेक्ट थी वो पढ़ी. फर्स्ट थी डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटीरियल, सेकेंड था सोशल चेंज, थर्ड वन था द ट्रीटी ऑफ वर्सालिसी एंड फोर्थ वन था लॉन्ग टर्म इफेक्ट. पहले हमने फैक्टर पढ़े थे, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा और फिर हमने उनकी इफ़ेक्ट पढ़ी. अब है रशियन और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1970. हमने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पैराग्राफ में पढ़ा ना कि भाई 1970 में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उनकी वजह से उन्होंने वॉर लेफ्ट कर दिया था, उसमें से वो लोग निकल चुके थे. तो वो एक्चुअली में क्या था रशियन रिवॉल्यूशन, वो हम स्टडी करेंगे. द रशियन रिवॉल्यूशन 1917 इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री. It is considered as an important event in the world history. Underline कीजिए. The Russian has been oppressed and suppressed by the star of Russia. The Russians who inherited the position were all dictators and enjoy uncontrolled rule over people. People did not have any rights during this period. वो टाइम में people के पास कोई भी right नहीं था. The Caesars were so cruel and pitiless on people that if anyone demanded for any rights, he was tortured, suppressed and severely punished or condemned to be sent to the bone chilling and dead cold of Siberia. वो टाइम में वो जो था ज़ार, वो ऐसा क्रूल और पिटीलेस था कि अगर कोई भी पब्लिक में से कोई भी पीपल मीन्स आगे आके अपने राइट्स के लिए डिमांड करे तो वो उनको ऐसे या तो उनको मार देने की पनिशमेंट दे देता था, या तो साइबेरिया में इतनी ठंडी, इतनी चिलिंग बॉन्डेड थे, वो ऐसी जगह पे उनको मीन्स भेज देते थे, ऐसी पनिशमेंट देते थे बिकॉज वो बहुत क्रूल और पिटीलेस था. मीन्स उनमें दया जैसी कुछ चीज़ ही नहीं थी. दिस अनकंट्रोल्ड एंड ऑप्रेसिव Zardom became the reason for grief, poverty and suffering among people. ये जो अनकंट्रोल एंड ऑपरेसिव सार्जम था, उनकी वजह से पॉवर्टी बहुत इंक्रीज हो गई पीपल में और लोगों को बहुत सा सफ़र करना पड़ा. The Russian farmers, laborer and peasant were not getting enough income despite working very hard. वो कितना भी वर्क हार्ड कर लें उनको उतनी इनफ इनकम मिलती नहीं थी. They become very poor. वो बहुत ही पुअर हो गए. Under the leadership of the father
Father Gapan, a large rally was taken out the Tsar's residence, Winter Palace, 22nd January 1905, Sunday. ये डेट, डे और ईयर साथ में याद रखना, 22nd January 1905, संडे को. These people were unarmed while some had the Tsar's picture in hand with caption like "Long live the little white Lord of Russia" written on it. कि भाई अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपन एक बड़ी सी लार्ज रैली वो निकाली गई उनके वो साल के रेसिडेंट के बाद विंटर पैलेस के बाहर. वो लोग जो थे रैली में वो टोटली अनाम थे और उसमें लिखा था कि लॉन्ग लाइव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया. और उस ये जो रैली निकाली गई थी उसमें जो चार्स के जो आर्मी थी उन्होंने फायर किया और बहुत से इनोसेंट पीपल थे उसमें मारे गए थे. Where the Tsar's palace was situated turned red with blood. This day is known as Bloody Sunday. That's why इनको Bloody Sunday माना जाता था हिस्ट्री में. Around this time, a large number of Russians got provoked and became restless as the weaknesses of the Tsardom had become obvious. When a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russia-Japan war, in order to pacify the angry Russian, an announcement to call for Duma Legislative Assembly, which had not been called for years, was made. Eventually, 4 such Duma were called, but before it can take step to satisfy the citizen, it had been called off. जैसे हमने देखा कि ये जो पूरा हुआ था उन जो मीन्स ज़ार का जो पैलेस था उनके बाहर ये सब हुआ, उनके ऊपर गन चला दी गई, कितने सारे लोग की डेथ हो गई और उनकी ब्लड की वजह से पूरा जो वो जो पैलेस था उस वो ब्लड हो गया. इसकी वजह से उनको ब्लडी संडे माना जाता है हमारी हिस्ट्री में. फिर क्या हुआ कि अराउंड दिस टाइम वो टाइम में फिर एक स्मॉल नेशन जापान जैसे ने रशिया को डिफीट किया. मीन्स वो रशिया हार गया और उसमें रशियन जापान वॉर में रशिया हार गया. और इन ऑर्डर टू पैसिफाई द एंग्री रशियंस उन्होंने एक ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाने मीन्स अ काइंड ऑफ एक मीटिंग जैसा बुलाने का अनाउंसमेंट किया. और ऐसी 4 मीटिंग्स बुलाने का डिसाइड हुआ. बट वो कोई अच्छे स्टेप्स ले सिटीज़न के लिए उनसे पहले ही वो बंद कर दी गई. मीन्स स्टार्ट ही नहीं हुआ. ऑन 8 March 1917 द ऑफिस वर्कर्स ऑफ द पेट्रोग्रेड कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक. द Tsar sent his troops to suppress this event, but the army refused to shoot these people. 8 March 1917 को पेट्रोग्राड के जो लोग थे जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी. और जो ज़ार था उन्होंने क्या साइन किया, सेंड ट्रूप्स टू सप्रेस दिस इवेंट. उन्होंने उनका जो पूरा लश्कर था वो भेजा. बट द आर्मी ने लोगों को शूट करने के लिए मना कर दिया. एज अ रिजल्ट द रिवॉल्यूशन बिगैन. और उनके रिजल्ट में उनके थ्रू जो मिला उसमें रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. आफ्टर द फॉल ऑफ द Tsardom द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ Kerensky लीडर ऑफ मेंशेविक ग्रुप मीन्स अ माइनॉरिटी. ज़ारडम के बाद पूरे जो पावर थे कंट्री का वो केरेंस्काई लीडर के हाथ में आया. एक्सेप्ट फॉर लेनिन एवरीवन इन रशिया वाज हैप्पी विद द फॉल ऑफ ज़ार. लेनिन के सिवा बाकी सब थे वो हैप्पी हुए थे. But Lenin believed in importance of labor as propagated by Karl Marx, while the Menshevik group believed in the importance of the middle class. As a result, Lenin instigated the Bolshevik against Menshevik and in November 1917 declared the final revolution and got in reins in his end. 1917 नवंबर में फाइनली रिवॉल्यूशन डिक्लेयर हुआ. दिस came to known as सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन. ये भी अंडरलाइन करना, ये भी पूछा जा सकता है. Thus, the 300 years old Tsardom came to the end, and for the first time, Russia was without Tsar. Finally, 300 years
ओल्ड जो ये ज़ारशाही थी मीन्स ज़ारडम था, उनका एंड आया और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में रशिया जो था वो ज़ार मीन्स ज़ार के बिना बना। वर्ल्ड पीस के लिए क्या कौन सी इफ़ेक्ट, उनके लिए एफर्ट्स फॉर दी वर्ल्ड पीस, पूरे वर्ल्ड में शांति करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए। तो फर्स्ट द लीग ऑफ नेशन हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ना 3rd उसमें भी पढ़ने ही वाले, उसमें भी ये टॉपिक कवर किया है। द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस टू द नेशन ऑफ वर्ल्ड, and of this a need for an international organization was felt, so it became necessary to think actively and immediately about world peace. The American president Woodrow Wilson had contributed substantially in the establishment of the League of Nations. The 14 points suggested by the Woodrow Wilson were presented during the Paris peace process on 10th January 1920. The League of Nations was फॉर्म। ये जो वर्ल्ड वॉर हुए थे उनकी ये जो हॉरर्स अफेक्ट्स वगैरह हुई थी उनकी वजह से अब्सोल्युटली ये वर्ल्ड पीस तो नेसेसिटी था ही, पूरे वर्ल्ड में ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका था। और एंड फॉर दिस जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन ने, उनका बहुत सा कंट्रीब्यूशन था उसमें लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश करने में, और उन्होंने 14 पॉइंट्स थे वो सजेस्ट किए थे। Paris peace process on 10th January 1920 the League of Nations was formed। ये डेट के साथ आप अंडरलाइन करो 10th जनवरी 1920 पेरिस पीस प्रोसेस लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुई थी। फिर एम ऑफ लीग ऑफ नेशन, फिर लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश तो हो गई, फॉर्म तो हो गई, बट उनके एम कौन कौन से थे। तो फर्स्ट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशन, दूसरे कंट्री के साथ इंटीग्रिटी मेंटेन करना, यूनिटी रखना और रिस्पेक्ट करना। To give up the policy of war, develop international relation, then to solve the international dispute peacefully through negotiation or mediation। शांति से कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हुआ हो तो वो सॉल्व करना नेगोशिएशन के थ्रू। इफ़ एनी नेशन इग्नोर द लीग ऑफ नेशन और इट्स मेडिएशन इट वुड बी डिक्लेयर एज अ रिबेल नेशन। अगर कोई नेशन है वो लीग ऑफ नेशन और उसके मीडिएशन को इग्नोर करे तो इट वुड बी डिक्लेयर एज अ रिबेल नेशन। द लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश फॉर द वर्ल्ड पीस। लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश क्यों हुआ था, उनका मेन रीज़न क्या था कि भाई वर्ल्ड पीस के लिए। डिड नॉट मैनेज टू कीप द कंट्रोल ओवर द इम्पेरियलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द सुपर पावर। ऐसा कोई नहीं था कि भाई किसी के ऊपर वो सुपर पावर थे पॉलिसीज वगैरह कंट्रोल ओवर करे, राइट। 1933 एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज started, I mean began। so सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम 3rd चैप्टर में करेंगे। ये चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में कॉलोनलिज्म वगैरह पढ़ा, फिर हमने फर्स्ट वॉर के फैक्टर्स किए, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर उनकी इफ़ेक्ट, फिर रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हमने किया, फिर लीग ऑफ नेशन पढ़ा, उनके लिए मीन्स वर्ल्ड पीस के लिए जो एफर्ट्स थे उसमें फर्स्ट था लीग ऑफ नेशन, और फिर हमने किया लीग ऑफ नेशन के एम्स। तो ये पूरा चैप्टर बहुत इजी है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स में डिवाइड किया है तो हम अच्छे से याद भी रख सकते हैं ये तो। सो ये चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट कर लें। इनके एक्सरसाइज वगैरह करना, कोई डाउट्स हो तो एनी टाइम यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, ओके। प्लीज़ आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशंस अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई सजेशंस है तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो क्योंकि आफ्टर ऑल आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं जो भी कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो आपको जैसे कोई न्यू ट्रिक वगैरह है तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।